दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कमलेश गहलोत इतिहास से संबंधित एक टॉपिक पर वार्ता करना चाहूँगी। हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से मिलती है। तो इतिहास यानी निश्चित रूप से ऐसा घटित हुआ ही है। इन स्रोतों को हम जिन लिखित या अलिखित स्रोतों के माध्यम से प्रतिपादित करते हैं, जानकारी देते हैं, वो कहलाता है हमारा इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास यानी इतिहास का पहला कालखंड जिसकी जानकारी हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पहला इसका जो भाग है वो है कि इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत। अब पहला जो ये पुरातात्विक स्रोत है, इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से साधन हैं जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जमीन यानी भूमि की खुदाई से प्राप्त हुए हैं, उपलब्ध हुए हैं। तो इनमें पहला जो समूह है वो है कॉइन्स यानी कि सिक्के। दूसरा जो इसका भाग है वो है हमारे मुद्राएं यानी कि सील्स। थर्ड जो भाग है यानी कि अभिलेख, इंक्रिप्शंस। और फोर्थ जो इसका भाग है यानी कि स्मारक या भग्नावशेष, मॉन्यूमेंट्स। और फिफ्थ इसका जो भाग है वो है मूर्तियां, स्टैचू। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन तथ्यों से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने इस इतिहास के इस भाग का अध्ययन किया है, तो इन तथ्यों को साथ में काम में लिया है या इनका अध्ययन किया है, जब जाके हमें इस कंटेंट से रिलेटेड पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। सिक्के किस प्रकार से इतिहास को जानने में मददगार हैं। तो सिक्कों से हमें एक तो उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आर्थिक व्यवस्था के क्या माने जाते हैं, ये सूचक माने जाते हैं। अब सिक्के यदि स्वर्ण धातु के हैं तो उन्नतिशील, बहुत ही समृद्ध टाइप की अर्थव्यवस्था उस राजवंश के समय रही होगी, ये माना जाता है। जैसे गुप्तों के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण धातु के सिक्के चलाए गए, तो गुप्त युगीन सबसे अधिक समृद्ध शक्तिशाली प्राचीन भारत का एक राजवंश माना जाता है। इसके अलावा सिक्के हमें जिस वर्ष में इनको लागू किया गया, उस समय का कालखंड किस उपलक्ष्य में शामिल किए गए, यदि शासक के राजवंश के राज्याभिषेक के समय इनको शामिल किया गया, तो उनकी भी जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। सिक्के जो मूलतः हैं स्वर्ण धातु के, रजत धातु के, पोर्टिन के, सीसे के इत्यादि धातुओं के निर्मित होते थे, जो हमें इतिहास की जानकारी देने का एक बहुत ही अच्छा और उत्कृष्ट माध्यम माना जाता है। सिक्कों का जो अध्ययन है उसे हम कहते हैं न्यूमिस्टिक यानी कि मुद्राशास्त्र। इसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं से निर्मित सिक्कों का अध्ययन किया जाता है और उनको किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया या खुदवाया गया, उनसे रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा हमारी इतिहास जानने की जो मुख्य सीढ़ी है, स्तंभ है, वो है सील्स यानी मुद्राएं, जिसे हम आम भाषा में ठप्पे पुराने जमाने में कहा जाता था। मुद्राएं, सील जो किसी भी राजकीय अधिकारी द्वारा वर्तमान समय में काम में ली जाती है, वो कहलाती है मुद्राएं। मुद्राएं आपकी मिट्टी की भी हो सकती हैं, सेल खड़ी की भी हो सकती है। ये मुद्राएं उस समय के राजा का जो पद है कि वो राजस्व मंत्री है, या मान लीजिए वो कृषि मंत्री है, या मान लीजिए वो किसी शिल्प वर्ग से संबंधित है, उनका वर्गीकरण करता था। इसके साथ साथ मुद्राओं से हमें वहाँ के राजा का पद के अलावा वहाँ की जो इनको प्रयुक्त ली जाने वाली धातु है उनका बोध होता था। राजा के पद का पता पड़ता था। विभिन्न प्रकार के विभागों के जो कर्मचारी होते थे उनके पदों का वर्गीकरण मालूम होता था। थर्ड जो है हमारा प्राचीन भारतीय अभिलेख को
जानने का जो स्रोत है वो है इंक्रिप्शंस यानी कि अभिलेख। अब अभिलेख में जो इनके टाइप्स हैं वो है आपके स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, गुहालेख, शिलालेख, ये सभी अभिलेखों के जो प्रकार हैं उनमें माने जाते हैं। स्तंभलेख यानी कि पिलर नुमा जो संरचना होती है वो स्तंभलेख कहलाती है। ताम्रपत्र, ताम्र जो धातु है उसकी एक चादर नुमा जो संरचना है वो ताम्रपत्र अभिलेख कहलाती है। गुहाओं यानी गुफाओं में जो निर्मित या टंद्राओं में जो अभिलेख लिखे जाते हैं वो गुहालेख कहलाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज शिलालेख यानी कि जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं शिलाओं पे, यानी मोटी मोटी चट्टानें हो गई उन पे जो लिखे जाने वाले। अब ये किस प्रकार से हमें इतिहास की जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। स्तंभलेख अशोक के समय का एक स्तंभलेख है, प्रयागराज का स्तंभलेख है वो। ताम्रपत्र लेख राजाओं द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं दान में दी गई उनका ब्यौरा विस्तृत रूप से ताम्रपत्र लेखों पर मिलता है। गुहाओं में गुहालेख यानी आदि मानव के समय जो भी सूचनाएं वगैरह दी जाती थी वो गुफाओं में भी लिखी जाती थी, तो वो गुहालेख यानी इतिहास जानने का एक प्रमुख साधन हो गया। लास्ट है शिलालेख यानी अभी अशोक के जो शिलालेख हैं वो। अब सर्वाधिक शिलालेख या प्राचीन जो सबसे ज़्यादा शिलालेख हैं वो अशोक के ही रहे हैं, और अशोक के शिलालेख को पढ़ने का सर्वप्रथम जो कार्य किया था, खोजा था वो तो था टिफेन थेलर। और सबसे पहले पढ़े किसने थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा होती थी मूलतः प्राकृत भाषा होती थी, और खरोष्टी लिपि में भी उनके अभिलेख जो है हमें प्राप्त हुए हैं। अशोक के द्वारा जो स्तंभ लेख हैं, ताम्रपत्र लेख हैं, गुहालेख हैं, शिलालेख हैं, उससे मौर्य युगीन जो समाज है, अर्थव्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, उनकी विस्तृत जानकारी हमें प्रोवाइड होती है। इसके अलावा जो अशोक का 13वां शिलालेख है, 13वां जो शिलालेख है उससे हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, वो है कलिंग युद्ध के समय की। अब शिलालेखों पे क्या होता है, टाइम अंकित होता है जिसे हम बोलते हैं तिथि या समय। मान लीजिए किस वर्ष किस उपलक्ष्य में खोजा गया वो वर्ष भी या वो जो मेन मोटो होता है वो भी इसमें ऐड किया जाता है, जिससे हमें इन स्तंभ लेखों की जानकारी प्राप्त होती है। और हम बता सकते हैं कि ये स्तंभलेख प्रयागराज का है, ये ताम्रपत्र लेख इस समय का है, तो उन पे समय का अंकन होना, किस उपलक्ष्य में उन्हें प्रोवाइड किया गया, ये सभी जानकारियाँ हमें अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जो इतिहास की जानकारी देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। स्मारक यानी कि जो प्राचीन समय में लोगों के निवास स्थान किसी बाढ़ के द्वारा, बारिश के द्वारा, भूकंप या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के द्वारा ध्वस्त हो गए, तो उनके जो भी भग्नावशेष मिले हैं वो कितने साल पुराने रहे होंगे, तो उसके लिए विज्ञान की एक पद्धति है कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से वो स्मारक, अमुक स्मारक इतने वर्ष पुराना है कि जानकारी हमें विस्तृत रूप से प्राप्त होती है। ये इतिहास जानने का एक स्रोत है। मूर्तियाँ मूलतः 2 प्रकार की मूर्तियाँ, एक जो है वो गांधार स्टैचू की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, दूसरी जो है मथुरा स्टैचू की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। अब गांधार जो है मूलतः विदेशी शैली है और मथुरा है स्वदेशी शैली रही है। ये जो हमारे सारे साधन हैं वो हमें पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी देते हैं, जो हमें मेनली खुदाई से वैज्ञानिकों जो इतिहासविद हुए हैं जिनके द्वारा ये खोजे गए हैं और इनकी विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हुई है। आम जनता प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी एक संक्षिप्त रूप में जो मिली है वो इन्हीं सोर्सेज की बेसिस पे मिली है। हमारा जो इसका सेकंड भाग है वो है
साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत किस प्रकार से इतिहास की जानकारी के मेनली साधन रहे हैं, तो उसका अध्ययन हम आपको अभी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से जो साहित्यिक स्रोत हैं वो इतिहास के साधन रहे हैं। तो साहित्यिक स्रोत नंबर 2, लिटरेचर बेस्ड सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोतों में भी वर्गीकरण किया गया है, 3 प्रकार से इनका कैटेगरी यानी कि श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है। एक तो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य यानी जो जनता के लिए या आम लोगों के लिए उस समय प्रचलित रहा है। इसमें क्या क्या आता है आपके लौकिक साहित्य में? मेनली आते हैं आपके वेद, वेदांग, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद, स्मृतियाँ, स्मृतियाँ, पुराण, पुराण एवं महाकाव्य। महाकाव्य में आप जानते ही रामायण एवं महाभारत जो 2 महाकाव्य हैं वो इनमें शामिल होते हैं। लौकिक साहित्य का ये वर्गीकरण है। दूसरा जो है हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य। अब इसमें आने वाले कौन कौन से जो इसके भाग है इस प्रकार में, वो जो मेनली हैं उसमें आते हैं आपके जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। थर्ड जो है तिब्बती तो आपके थर्ड वाले में आ जाएगा। अब इसमें थर्ड जो इसका सी वाला भाग है वो आ जाता है हमारे विदेशी वृत्तांत। अब विदेशी वृत्तांत यानी जो बाहर के यात्रियों जिन्होंने हमारे इस भारतवर्ष की यात्रा की उनके द्वारा किन किन स्रोतों का, तो उनमें आ जाती मेनली लाइफ हिस्ट्री, जीवनी, ऐतिहासिक कोई वृत्तांत है वो ऐतिहासिक वृत्तांत, विदेशी लेखकों के वृत्तांत, वृत्तांत। लौकिक साहित्य आम जनता किस प्रकार से वहाँ के जो इतिहास है उससे रिलेटेड जानकारी को समझ सकती थी, उसमें हमारा है पहला वेद। वेद जो शब्द है इसका मतलब, ये वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई है जिसका अर्थ हम ज्ञान से मानते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति के बेसिस पे ही इसका 4 टाइप से डिवाइडेशन किया गया है। 4 प्रकार के हमारे वेद माने गए हैं। 4 वेद जो उनमें सर्वाधिक प्राचीन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से वेदों का वर्गीकरण किया गया है। अब वेद जो हैं, वेदों की रचना किसी मनुष्य द्वारा नहीं की गई, इसलिए इन्हें श्रुति साहित्य का एक भाग माना गया है। यानी ऋषियों को एक ज्ञान प्राप्त किया गया, उन्होंने उस ज्ञान को अमल किया और बाद में इन्हें लिखा गया। प्रारंभ में जो वेद रहे हैं वो क्या है, श्रुत बेसिस पे रहे हैं, यानी सुने हुए बेसिस पे ही उनको अमल किया गया, फिर बाद में ऋषि मुनियों द्वारा इनकी रचना की गई है। फिर है वेदांग। वेदों को जानने के लिए, जैसे आप इंग्लिश में किसी भी शब्द का मीनिंग जानने के लिए डिक्शनरी की हेल्प लेते हैं, वैसे ही वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए
आम जनता को उनका अर्थ नहीं मालूम था, उनका क्या मतलब होता है, दैनिक जीवन में उनका क्या क्रियाकलाप होता है, उससे रिलेटेड जानकारी नहीं थी। इसीलिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है और वेदों की जो संख्या है वो 4 है। अब इन वेदांगों के द्वारा शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये इसके 6 डिवाइडेशंस हैं। ये हमें वेदों को जानने में सहूलियत प्रदान करते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेद जो है, वेदों की भाषा संस्कृत होने के साथ साथ उनका आम जन या बिना ऋषि मुनियों की मदद से उन्हें नहीं समझा जा सकता था, इसलिए उन्हें साधारण रूप से जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक का मतलब होता है, अरण्य आप जानते हैं, अरण्य जो शब्द है उसका मतलब होता है वन। ऋषि मुनियों द्वारा वन में जिन ग्रंथों की रचना की गई वो कहलाए आपके आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथों में कौन सा है? बृहदारण्यक। ये जो ग्रंथ की रचना की गई वो आपके कहाँ की गई? वनों में की गई। उपनिषद क्या होता है? पहले तो उपनिषद का मतलब आप जान लीजिए। उप धन नी प्लस सद, उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर जिस ज्ञान की प्राप्ति की जाती है उसे उपनिषद कहा जाता है। प्रारंभ में इनकी संख्या जो है वो 108 है, लेकिन जिनका अध्ययन किया जाता है या रिलायबल जो वेद है वो उपनिषद है, वो कितने हैं? 12 ही प्रमाणिक वेद उपनिषदों को माना गया है, जिसमें ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैतरेय, बृहदारण्यक, ये सभी उपनिषदों के भाग है। हमारे भारत का जो आदर्श वाक्य है जिसे हम जो है संस्कृत का सत्यमेव जयते, वो भी उपनिषदों की एक भाग या उपनिषदों की एक शाखा जिसका नाम है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, जिसे सामूहिक रूप से मुंडक उपनिषद कंबाइन कर देंगे तो मुंडकोपनिषद कहलाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है स्मृति, यानी यादगार। जैसे याज्ञवल्क्य है स्मृति, नारद स्मृति, ये गार्गी स्मृति, ये सभी क्या कहलाती हैं? स्मृतियाँ। जो प्राचीन जो विद्वान हुए उनके ज्ञान का एक संकलन है वो कहलाती है स्मृतियाँ। अब है पुराण। पुराण क्या है? पुराण हमारे जो प्राचीन राजवंश थे वो किस प्रकार से शासन करते थे, उनकी वंशावली, जैसे वर्तमान में भाटों द्वारा वंशावली का बखान किया जाता है, इसी प्रकार प्रारंभ में पुराणों के द्वारा ऐतिहासिक वंशावलियों का प्रतिपादन किया जाता था। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, लेकिन जो सबसे प्राचीन पुराण माना गया जो है मत्स्य पुराण। इसके अलावा जैसे गुप्त शासक है, गुप्त शासकों का जो पुराण है वो गुप्त शासकों का जो पुराण है वो वायु पुराण है। इसके अलावा आप मत्स्य जो पुराण है वो सबसे प्राचीन पुराण है। वामन पुराण हुआ, गरुड़ पुराण हुआ। इस प्रकार से 18 भाग आपके पुराणों में शामिल होते हैं। महाकाव्य यानी बहुत ही अधिक विस्तृत जो लेखों के रूप में पाए जाते हैं वो महाकाव्य हैं, जिसमें 2 मेनली है। फर्स्ट इज रामायण फर्स्ट इज महाभारत, सेकंड इज रामायण। दोनों ही जो है गुप्त समय में लिखी गई। महाकाव्यों में जो पहला नाम है वो महाभारत का है। महाभारत को प्रारंभ में जय संहिता नाम से जाना जाता था, जब इसमें 8800 श्लोक थे। बाद में इसमें 24,000 श्लोक हुए, फिर अंत में इसमें 1,00,000 श्लोक हुए। विस्तृत हो जाने के कारण इसे महाभारत कहा गया। महाभारत के रचयिता जो हैं सब बोलते हैं वेदव्यास, जबकि वेदव्यास एक उपाधि का नाम है। महाभारत के जो रचयिता है वो है कृष्ण द्वैपायन ऋषि की रचना महाभारत के द्वारा की गई। सेकंड जो हम आपको बता रहे थे रामायण, रामायण की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई। इसमें भी आपके 7 कांड में रामायण को सबमिट किया गया है।
ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी इस साहित्य में जो सबसे ज़्यादा वर्चस्व था वो ब्राह्मण कम्युनिटी का रोल सबसे ज़्यादा रहा है, संस्कृत लैंग्वेज का रोल सबसे ज़्यादा रहा है, इसलिए इसे लौकिक साहित्य का नाम दिया गया है। दूसरा है ब्राह्मणों के बाद जिस साहित्य की रचना की गई, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य में आगम साहित्य आता है, बौद्ध साहित्य में जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जीवनी से रिलेटेड जो जातक कथाएं हैं वो आती है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक आते हैं वो। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाले स्रोत हैं, बौद्ध साहित्य जो मौर्य युगीन वंश से मौर्य जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो बौद्ध कम्युनिटी से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी वृत्तांत सबसे अंतिम स्रोत और नवीनतम स्रोत भी माना जाता है। जीवनियाँ, लाइफ स्केच किसी भी शासक का लिखा गया वो। ऐतिहासिक वृत्तांत कोई घटनाक्रम हुआ वह। विदेशी लेखकों के वृत्तांत, जैसे विदेशी लेखकों में आपने नाम सुना है हेनसन। हेनसन जो है वो हर्ष के समय भारत आया था 6वीं शताब्दी के बीच में, और उनके द्वारा सीयू के एक ग्रंथ की रचना की गया है। हेनसन जो है, हेनसन के द्वारा सीयू की रचना की गई। ये विदेशी वृत्तांतों में शामिल हो गए। इसके अलावा आपने तिब्बती जो लेखक हैं उनके नाम पढ़े होंगे, जैसे तंगुयूर 2 बौद्ध ग्रंथ हैं, उनकी रचना जो की गई लारा तारानाथ के द्वारा की गई। धन्यवाद।